हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर की दोस्तों, जिसमें एक केवल अभी क्लास हमने ली थी दोस्तों, जिसमें 10 क्वेश्चन हुए थे। आज 11 से 20 मिनट 10 क्वेश्चन हैं जो दोस्तों सेकंड पेपर यानी एजुकेशन का है। दोस्तों ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के हैं? एजुकेशन जिन लोगों का सब्जेक्ट है दोस्तों उनके लिए हैं ये क्लास। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि इसमें आप सभी जानते होंगे दोस्तों 2 महीने का टाइम मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, और एग्ज़ाम डेट्स पहले से डिसाइड रहती है। तो दोस्तों आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का पहला क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यह किसने लिखी है? तो पहला ऑप्शन है श्री अरविंदो, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है स्वामी अग्निवेश और चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यह पुस्तक जो लिखी है दोस्तों, ये किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी ने लिखी है। फिर दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बात रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंध नहीं है? मतलब इसमें कौन सी बात है जो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी, दूसरा ऑप्शन है विश्व भारती, तीसरा ऑप्शन नोबेल पुरस्कार, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय गान। तो दोस्तों इसमें कौन सी बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी से संबंधित नहीं है? तो ये है थियोसोफिकल सोसाइटी। बाकी जैसे दोस्तों विश्व भारती है, नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है, राष्ट्रीय गान तो जानते हैं आप दोस्तों इन्होंने ही लिखा था राष्ट्रीय गीत। तो ये भी हो गया हमारा 3 ऑप्शन। जब भी नहीं पूछे तो इसका मतलब कोई 3 होंगे, एक नहीं होगा, उसे आपको ढूंढना है। तो 3 है हमारे पास जो उनकी बात है, और ये पहला नहीं है। तो थियोसोफिकल सोसाइटी इनसे कोई संबंध नहीं है, पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब ये किसका है दोस्तों? ये दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में की गई थी दोस्तों। कब? 1882 में मैडम ब्लस्की एवं कर्नल अलकाट ने लिखी थी दोस्तों इसकी स्थापना। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे। शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल अनिवार्य समझा जाता है? शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल अनिवार्य समझा जाता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन दोस्तों जीवन की गुणवत्ता, दूसरा ऑप्शन मानव गरिमा, तीसरा ऑप्शन भावात्मक समाकलन, चौथा ऑप्शन उक्त सभी मतलब सभी। तो शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में जो कौन सा मूल अनिवार्य समझा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों सभी हो जाएंगे, जीवन की गुणवत्ता भी, मानव गरिमा भी, भावात्मक समाकलन भी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से वह क्या है जो संस्कृत का एक स्वरूप नहीं है? निम्न में से वह क्या है जो संस्कृत का एक स्वरूप नहीं है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों भौतिक संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है गैर भौतिक संस्कृत, तीसरा ऑप्शन बौद्धिक संस्कृत, चौथा ऑप्शन है औद्योगिक संस्कृत। तो संस्कृत का एक जो स्वरूप नहीं है वो क्या है दोस्तों? वो है बौद्धिक संस्कृत। बौद्धिक संस्कृत भी है दोस्तों, गैर बौद्धिक संस्कृत भी है, औद्योगिक संस्कृत भी है। अब इसे समझ लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या है भाई। जैसे संस्कृत का मतलब क्या होगा? ये दोस्तों मानव निर्मित एक संगठन होता है जो सीखे हुए व्यवहार के प्रतिमानों का योग होता है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक संस्कृत, अभौतिक संस्कृत एवं औद्योगिक संस्कृत। लेकिन बौद्धिक कोई संस्कृत नहीं होती दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बौद्धिक कोई संस्कृत नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख एजेंसी है। पहला ऑप्शन है घर, दूसरा ऑप्शन समाज, तीसरा ऑप्शन रेडियो तथा टीवी, चौथा ऑप्शन समाचार पत्र। तो दोस्तों एक शिक्षा होती है औपचारिक, एक होती है अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा में जो होती है दोस्तों, इसका निश्चित स्थान, निश्चित समय और एक निश्चित प्रणाली होती है, मतलब एक तय पहले से तय होती हैं चीज़ें। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा होती है इसमें कोई दोस्तों टाइम फिक्स नहीं होता, कोई इसका प्लेस नहीं होता, कोई इसकी समय सीमा नहीं होती दोस्तों। इसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा कहीं भी आप किसी भी प्लेस पे आप वहाँ पर जो अर्जित हो, मतलब सीख रहे हैं बातों या चीज़ों को देख कर समझ रहे हैं, ये अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है।
तो यहाँ पर प्रमुख एजेंसी पूछा जा रहा है दोस्तों कि अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख एजेंसी है भाई समाज है, रेडियो तथा टीवी है, समाचार पत्र। तो ये जो दोनों ऑप्शन हमारे पास, ये तो औपचारिक शिक्षा के उदाहरण है। रेडियो तथा टीवी भाई से न्यूज का समय होता है। समाचार पत्र चीज़ें 24 घंटा से पहले जो होती हैं उनको उसमें दिया हुआ होता है दोस्तों। तो ये भी हो गया। लेकिन घर में कोई शिक्षा अर्जित करने का कोई समय नहीं होता, तो ये हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। समाज में भी दोस्तों एक तौर तरीका होता है कि आपको बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है, किसके साथ कैसा बिहेव करना है, तो ये भी। लेकिन घर में दोस्तों ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा की जो प्रमुख एजेंसी हो जाएगी घर हो जाएगा। फिर दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है कि लोगों को किसी एक विशिष्ट सामाजिक वर्ग में रखने के लिए जो मानदंड प्रयुक्त नहीं है वह निम्न में से कौन सा है। लोगों को तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रजाति, दूसरा ऑप्शन धर्म, तीसरा ऑप्शन ज्ञान, चौथा ऑप्शन धन। तो यहाँ पर दोस्तों लोगों को किसी एक विशेष सामाजिक वर्ग में रखने के लिए जो मानदंड प्रयुक्त नहीं है वह निम्न में से कौन है, वह है दोस्तों ज्ञान। क्योंकि प्रजाति भी मानदंड में आती है, धर्म भी, धन में भी, लेकिन ज्ञान की कोई लिमिट नहीं होती दोस्तों, तो मानदंड प्रयुक्त नहीं ज्ञान। फिर अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि धर्म एक संस्था है क्योंकि, धर्म एक संस्था है क्योंकि पहला ऑप्शन है यह लोगों को धर्म सिखाता है, यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रकार को निष्पादित करता है, यह नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। चौथा ऑप्शन दोस्तों यह ऐसे प्रकारों को और चौथा ऑप्शन दोस्तों यह ऐसे प्रकारों को निष्पादित करता है जो कि लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है दोस्तों क्वेश्चन में, धर्म एक संस्था है क्योंकि, धर्म को संस्था कहा जाता है क्योंकि रीजन क्या है। जैसे दोस्तों यह लोगों को धर्म सिखाता है, नहीं भाई, लोगों को धर्म सिखाता है ऐसा नहीं है, मतलब धर्म ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यह नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है, ये भी नहीं दोस्तों। यह ऐसे प्रकारों को निष्पादित करता है जो कि लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के कोई ऐसा, ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन दोस्तों। चौथा भी, आवश्यकताओं की कोई विशेष बात नहीं होती यहाँ पर। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रकार को निष्पादित करता है, ये होगा दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रकार को निष्पादित करता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। पहला ऑप्शन ए नंबर है रूढ़िवादी समाज, दूसरा दोस्तों बी ऑप्शन मतलब बी नंबर है समाज का बंधु समूह, सी नंबर है सांस्कृतिक विसरण और डी है सामाजिक स्तरीकरण। फिर उसके आगे दोस्तों ऑप्शन जैसे पहला है परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत, दूसरा है प्रतिरुद्ध समाज, तीसरा है जाति, चौथा ऑप्शन एक समाज जिसमें परिवर्तन धीमे एवं समय लेने वाले हों। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप इसमें पूरा नहीं जानते हो तो एक एक ऑप्शन पढ़िए। जैसे जाति है, फिर इसमें दूसरा एक ऐसा समाज जिसमें परिवर्तन धीमे एवं समय लेने वाले हैं। जैसे यहाँ पर जाति है, तो दोस्तों जैसे सामाजिक स्तरीकरण है, रूढ़िवादी समाज, समाज के बंधु समूह। तो जैसे यहाँ पर जाति है दोस्तों, जैसे निगेटिव नज़र आ रहा है आपको, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या है, पहला जैसे रूढ़िवादी समाज, रूढ़िवादी मतलब कठोरता होता है दोस्तों, समाज के बंधु समूह उससे ज़्यादा निगेटिव। तो समाज के बंधु समूह किसमें होगा, जाति में। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, तीसरा, समाज के बंधु समूह जाति। अब बी में तीसरा कौन सा है, अब हमारे पास दोस्तों दो ऑप्शन तो कट गए, दूसरा और चौथा। हमारे पास बचा कौन सा, पहला और तीसरा, क्योंकि बी में भी तीसरा है और सी में भी तीसरा है। अब एक ऑप्शन और हम चूज़ कर लें, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा। पहला है दोस्तों रूढ़िवादी समाज। यहाँ पर दोस्तों चौथा ऑप्शन का है एक ऐसा समाज जिसमें परिवर्तन धीमे एवं समय लेने वाले हैं। तो अब यहाँ पर क्या है भाई, ए का चौथा है, सी में भी चौथा है, फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा। बी में भी तीसरा, अब सी वाले ऑप्शन में यहाँ पर जो दोस्तों डी नंबर है सामाजिक स्तरीकरण, ये क्या हो जाएगा, प्रतिरुद्ध समाज। सामाजिक स्तरीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिरुद्ध समाज। तो अब हमें मिल गया डी का पहला किस में भी है, ए नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए। मीन्स अगर आपको डी नंबर पता होता फिर भी हो जाता। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन नहीं आता है बल्कि सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक शैक्षिक परिवर्तन में प्रकट होता है
जिस महान समाजशास्त्री का यह मत था वह था। फिर से क्वेश्चन देखते हैं एक बार। शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन नहीं आता है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक शैक्षिक परिवर्तन में प्रकट होता है। यह महान समाजशास्त्री का यह मत था वह था। पहला ऑप्शन है विलियम मैकडूगल, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है दुर्खीम, चौथा ऑप्शन है डीवी जॉन डेवी, इनका दोस्तों पूरा नाम है। तो ये कथन था दोस्तों दुर्खीम का। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बात आधुनिकीकरण की नहीं है। पहला ऑप्शन औद्योगिक विकास, दूसरा ऑप्शन वैज्ञानिक ज्ञान, तीसरा ऑप्शन सामाजिक गतिशीलता, चौथा ऑप्शन है शारीरिक गतिशीलता। तो आधुनिकीकरण की नहीं है, कौन सी ऐसी बात है जो आधुनिकीकरण की नहीं है। तो मैंने बताया कोई तीन होंगे, एक नहीं होगा, वही आपको ढूंढना है। तो इस समय तो यही होता है कि जो ना हो तो उसको ढूंढ लीजिए, तो समय की बचत होगी। तो भाई यहाँ पर आधुनिकीकरण की बात की जा रही है। औद्योगिक विकास में भी आधुनिकीकरण आता है, वैज्ञानिक ज्ञान में भी आधुनिकीकरण आता है, मॉडर्नाइजेशन आता है, सामाजिक गतिशीलता में भी आता है दोस्तों आधुनिकीकरण। लेकिन शारीरिक गतिशीलता में कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं आता है, शारीरिक गतिशीलता नहीं आती। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।